क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सीरीज दिस वन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन निकालना है तो इन सबका सम मीन्स एक्स बार फाइंड करना है। तो 1 + 2 स्क्वायर 2 पावर 1 + 2 स्क्वायर कहाँ तक जाएगा ये, अप टू 2 पावर n। होल डिवाइडेड बाई कितने टर्म से है, n+1 है, तो डिवाइडेड बाई n+1, सो दिस इज इक्वल टू, अब ये जीपी है, जीपी का समेशन लगाते हैं तो फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो पावर नंबर ऑफ टर्म्स होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, करेक्ट। और नीचे n+1 तो आ ही रहा है ये, तो ये बन गया -1, तो ऊपर बन गया 2 पावर n+1 -1 डिवाइडेड बाई n+1। तो 2 पावर n+1 -1 डिवाइडेड बाई n+1 मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके कर दो फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द एवरेज weight of 9 men is x kg. After another man joins the group, the average increased by 5%. Still another man joins the average returns to old level of x kg. Which one of the following true? ठीक है, 9 men का एवरेज जो है x kg है। ठीक है, तो ऐसा करो, जब एवरेज इनका x kg है तो सबका सेम मान लो। भाई पता तो है नहीं वैसे भी, तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि x kg एवरेज आ रहा है, तो ये 9 पर्सन्स का x kg सबका वेट जो है ना x kg ही मान लो। तो x kg कितने, x kg। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन का हो गया, ये सेकेंड पर्सन का हो गया, है ना, ऐसे लिख दो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट पर्सन का, ये सेकेंड पर्सन का, सो ऑन अप टू ये 9th पर्सन का। ठीक है ना, एवरेज x kg। ठीक है ना, आफ्टर अनदर मैन ज्वाइंस द ग्रुप द एवरेज इंक्रीजेज बाय 5%। ठीक है, अब अगले वाले का वेट मान लो कि x1 है। ठीक है, किसका किसका 10th का, तो अब ये एवरेज 5% इंक्रीज कर जा रहा है। एवरेज कितना हो रहा है, 5% इंक्रीज कर जा रहा है। तो एवरेज अगर 5% इंक्रीज कर जा रहा है तो अब देखो एवरेज कितना हो जाएगा। अब इन सब का सम मीन्स 9x + x1 डिवाइडेड बाई, अब कितने हो गए टोटल, 10 हो गए ना, ये एवरेज हुआ। दिस इज इक्वल टू वॉट, 5% इंक्रीज कर गया, मतलब 1.05x हो गया, करेक्ट। 1.05x ही तो हो गया, 5% इंक्रीज करे हुए तो x पहले था, फिर 0.05x और हो गया। अब इन्होंने बोला है कि जब 11th पर्सन ज्वाइन कर रहा है तो वापस तो 11th वाला ज्वाइन कर रहा है, तो इसका वेट हम बोल रहे हैं कि x2 है। ठीक है ना, तो ये 11th पर्सन का वेट x2 है। तो अब जो एवरेज है वो वापस कितना आ रहा है, ओल्ड लेवल ऑफ x kg। ठीक है, तो अब देखो एवरेज कितना होगा इसका, अब एवरेज हो गया 9x तो ये था, प्लस x1 ये है और x2 ये है, करेक्ट, क्लियर। डिवाइडेड बाई कितना हुआ, डिवाइडेड बाई अब यहाँ हो गया 11, तो ये हुआ कितना, वापस इसका एवरेज x kg आ गया, तो x हो गया ये। ठीक है, चलो इससे x1 और x2 निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो देखो जरा, यहाँ से अगर हम निकालें x1 तो ये 10 वहाँ जाएगा, तो 9x + x1 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 10.5x हुआ, राइट। तो इसको वहाँ ले जाओ तो हमारे पास आ जाएगा 1.5x इज इक्वल टू x1। सही है ना, x1 आ गया 1.5x। ठीक है, और यहाँ से देखो हम x2 निकाल लेते हैं, x2 निकालें तो इसको 11 वहाँ ले जाओ, तो x1 + x2 इज इक्वल टू 11 - 9 कितना हो गया, 2x। सही है, लेकिन x1 कितना है, x1 1.5x है, तो ये हुआ 1.5x + x2 इज इक्वल टू 2x। तो बताओ x2 कितना हो गया, x2 हो गया हमारे पास 0.5x हो गया। सही बात है, चलो ये हो गया अपने पास। अब देखो इसमें ऑप्शन चेक कर लो क्या क्या दिया हुआ है। द 10th एंड 11th मैन वेट सेम, ये तो गलत है, अलग अलग है, देखो है ना, दोनों अलग अलग। ये x1 x2 है और ये x1 है 1.5x। ठीक है, दूसरा वाला देखो, 10th मैन वेट
हाफ एज मच एज द 11th वेट, ये भी गलत है, हाफ तो नहीं है। द 10th मैन वेट एज मच एज द 11th मैन, ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ ऑप्शन सही कर दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एन ऑब्जर्वेशंस ऑन अ वेरिएबल एक्स, ऑन ए वेरिएबल एक्स, एन ऑब्जर्वेशंस ऑन, एक मिनट यार, एक मिनट, सबका एक्स एक्स ले लिया था ना, इसका x1 इसका x2, ठीक है, सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। एन ऑब्जर्वेशंस ऑन ए वेरिएबल एक्स एंड एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस एक्स बी फॉर i 1 2 3 अप टू n, a एंड b आर रियल कांस्टेंट, द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज, तो मीन निकालना है इसका, तो मीन हो जाएगा x बार दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक, होल डिवाइडेड बाई कितने हैं, n, तो डिवाइड बाई n, तो 1/n ये बाहर रहने दो, सिग्मा एक्स आई, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, एक्स आई कितना है देखो, a प्लस आई बी, यही बना अपने पास। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/n इंटू, अब ये सिग्मा अंदर ट्रांसफर करोगे तो ये a इंटू एन बनेगा और ये b इंटू, अब ये सिग्मा i बनेगा 1 2 3 अप टू n, तो हो जाएगा n प्लस 1/2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये n कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया, दिस इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 1b/2। सही है, कौन सा ऑप्शन हो गया, बी, पहला ऑप्शन ही सही हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहे हैं फाइंड मीडियन ऑफ द वैल्यूज, ठीक है, तो सबसे छोटा देखो, पहले तो यहाँ लिख लो यार, है ना, 10 14 11 9 8 12 और 6। चलो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे छोटा है यहाँ पे 6, ठीक है ना, एक ही है, हटाओ ये कट कर दो। 6 के बाद अगला है 8, 8 भी यूज कर लिया, हटाओ। 9, उसके बाद 10 आएगा, 10 भी हटाओ। उसके बाद 11 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है साथ, सब अरेंज कर दिए हमने असेंडिंग ऑर्डर में। हमें मीडियन चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा, 7 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, ये मीडियन हो जाएगा। मतलब 7 प्लस 8/4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 10 हो गया इसका मीडियन, मीडियन इज 10। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकेंड ऑप्शन ओके कर दो, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बाद आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखा जाए क्या है, कह रहे अ वेरिएबल टेक्स द डिस्क्रीट वैल्यूज अल्फा प्लस 4 अल्फा माइनस 7/2, इस तरह से नंबर देखो, सब में अल्फा लिखा हुआ है, सबसे पहले अल्फा को हटाओ, ठीक है ना, अल्फा हम बाद में ऐड कर लेंगे। बाकी नंबर्स बचे हमारे पास ये -5/2 -3 -2 हाफ और -हाफ एज वेल एज 5। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो सबसे पहले, तो सबसे छोटा है इसमें -7/2, करेक्ट, उसके बाद है -5/2, ठीक, सही है, तो ये वाला यूज हो गया, ये यूज हो गया, -5/2, नहीं, उससे पहले -3 आएगा, -7/2 के बाद -3 आएगा, ठीक है, ये यूज हो गया, फिर -5/2 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -हाफ आएगा, ठीक, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ठीक है, जो जो यूज होते जाए उनको कैंसिल करते जाओ भाई। कौन कौन से यूज है हो गए देखो, -7/2 यूज कर लिया, -3 यूज कर लिया, -5/2 यूज कर लिया, -2 यूज कर लिया, सही है ना, फिर -हाफ यूज कर लिया, बस। अब बाकी बचे हाफ 4 5, हाफ 4 और 5, तो हाफ 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें सब में अल्फा ऐड कर दो, अल्फा पॉजिटिव निगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, अल्फा ऐड करोगे तब भी ये असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, वेदर अल्फा इज पॉजिटिव और निगेटिव। वैसे तो यहाँ अल्फा पॉजिटिव दिया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, निगेटिव होता तब भी अपना आंसर सेम ही आएगा। अल्फा -3 अल्फा -5/2, ठीक है,
फिर अल्फ़ा -2, अल्फ़ा -1/2, अल्फ़ा +½ फिर अल्फ़ा +4 और अल्फ़ा +5। ठीक है, चलो अब देखो हमें चाहिए मीडियन। मीडियन चाहिए तो मिडिल मोस्ट वैल्यूज, तो दो आएंगे इसमें से, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला, इनका एवरेज ले लो। तो मीडियन इज इक्वल टू फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, बाई 2। तो अल्फ़ा -2 प्लस अल्फ़ा -1/2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया अल्फ़ा -5/2। अल्फ़ा -5/2, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया है। तो अल्फ़ा <<0 होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। द मोड ऑफ द नंबर, देखो 1 एक ही बार आ रहा है, ऐसे लिखो यार फिर गलती ना हो जाए, गलती से बचना है अपने को, जल्दबाजी में गलत ना हो, ठीक है। तो 1 टाइम्स आ रहा है, कैंसिल करो। 2 3 टाइम्स आ रहे, देखो ये और यही सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 लो जरा, 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है, ये भी कैंसिल। 0 1 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। खैर हमें मीडियन नहीं निकालना है, ये मत सोचना कि ये तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें चाहिए फाइंड द मोड ऑफ, मोड जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब मोड हो गया इसका 2। मोड इज इक्वल टू 2, ठीक है। आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ ऑप्शन ओके करो। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू measure of central tendency of 50 positive numbers. Consider the following statement related to the measure of the central tendency of 50 positive numbers. 1. Median is not influenced by extreme values in set of numbers. सही है, एक्सट्रीम वैल्यूज से फर्क नहीं पड़ता, पहला वाला सही है बिल्कुल, है ना। अब वो स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो फर्स्ट तो सही है, फर्स्ट तो है ट्रू। एक्सट्रीम वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता है देखो मीडियन में, क्योंकि ये मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है। तो एक्सट्रीम में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उससे मीडियन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सट्रीम वैल्यूज कम ज़्यादा हो रही तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं द हार्मोनिक मीन इज अनरिलायबल इफ वन और मोर ऑफ द नंबर इज नॉन जीरो। ये गलत हो गया भाई, नॉन जीरो है तो दिक्कत नहीं है, वन और मोर इज नॉन जीरो। अगर जीरो होता तब अनरिलायबल होता, ठीक है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट 2 तो है फॉल्स, ठीक है। दिक्कत कब होती, दिक्कत तब होती जब वन और मोर नंबर्स इस जीरो होता। नॉन जीरो है तो बढ़िया है, डिफाइंड हो गए तो ठीक है। तो 2 वाला फॉल्स हो गया, फर्स्ट करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद भाई क्यों अनरिलायबल है ये भी बता दो। इसमें अनरिलायबल हो जाएगा अगर जीरो हो गया तो, क्योंकि 1/0 करके लिखना होता है उसमें। तो 1/0 करोगे तो फिर 1/0 इनफाइनाइट को टेंड करने लगेगा, इसलिए अनरिलायबल हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दिया जाए, क्या बोला हुआ है। एम दिया हुआ है x1 x2 xn, डिफाइन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ड ऑन n वैल्यूज x1 x2 अप टू xn, कंसीडर द फॉलोइंग measured of central tendency, arithmetic mean, median, geometric mean. Which of the above measures satisfies the property this one। चलो देखें, वन बाई वन देखते हैं। फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, 1 and 3, तो चेक करते हैं। पहला वाला चेक करो, इसमें फर्स्ट चेक करें, इसमें अरिथमेटिक मीन चेक करते हैं। अगर अरिथमेटिक मीन हम यहाँ निकालेंगे, x1 + x2 सो ऑन अप टू xn लिखोगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई n लिखोगे, और यही नीचे भी लिखोगे y1 + y2 अप टू yn डिवाइडेड बाई n। तो n तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे आएगा x1/y1 + x2/y2 सो ऑन अप टू xn/yn होल डिवाइडेड बाई n। तो ये दोनों इक्वल तो है नहीं, हो सकते हैं, लेकिन वो x1 x2 जब एग्जैक्ट पता हो तो बता सकते हैं, अदरवाइज तो ये कहेंगे सेटिस्फाई नहीं होगा फॉर ऑल नंबर्स। तो ठीक उसी को करना जो हमेशा सही हो। तो ये वाला तो गलत है भाई, है ना, पहला वाला तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है।
सेकेंड प्रॉपर्टी देखें, सेटिस्फाई होगी क्या? मीडियन भी हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि मीडियन इनका जो आएगा वो तो डिपेंड करेगा x1 x2 इनकी वैल्यूज क्या है अप टू xn, तो नंबर्स तो एग्जैक्ट अपने को पता नहीं है, तो सेकेंड वाला भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगी। थर्ड वाली प्रॉपर्टी देखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। तो बताओ x1 x2 अप टू xn इसका ज्योमेट्रिक मीन लिखोगे तो इन सबका प्रोडक्ट होल पावर कितना लिखोगे 1/n, और नीचे लिखोगे y1 इंटू y2 अप टू yn होल पावर 1/n, और यहां लिखोगे कितना x1 अपॉन y1 इंटू x2 अपॉन y2 सोन अप टू xn अपॉन yn होल पावर 1/n। करेक्ट, बिल्कुल सही। ये तो कंबाइन कर दोगे तो यही चीज बन जाएगी x1 अपॉन y1 इंटू x2 अपॉन y2 होल पावर इस तरह से 1/n। बिल्कुल सही है ये। इसका मतलब क्या कहेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, थर्ड ओनली हो जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो गया, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, थर्ड ओनली है, थर्ड ऑप्शन सही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे हैं द वैल्यूज ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। बोला हुआ है द वैल्यूज ए बी सी अप टू जे पी तक जा रहा है, अकर्स विथ फ्रिक्वेंसीज, इन फ्रिक्वेंसीज के साथ अकर हो रहे हैं, ठीक है ना। देन मोड इज, चलो मोड क्या होगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे है, पी डायरेक्ट कहाँ से आ गया भाई, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के बाद सीधे पी आ रहा है। कितने हैं लिखते जाओ, 10C0, 10C1, 10C2, 10C3, 10C4, 10C5, भाई 0 से लेकर 10 तक दिया, 11th होने चाहिए ये। 10C6, 10C7, 10C8, 10C9, 10C10 और 10C11, 10C10 तक ही ना, 11th हो जाने चाहिए। तो अच्छा सही है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी ए, सॉरी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, सीधे अब पी लिख दिया इन्होंने, ठीक है ना, जे के बाद। बाकी सीरीज में है जे तक और फिर पी आ गया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। 11 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 10 तो यहाँ दिया है, 10CR इज वॉट इट इज 10C5, सही है। तो 5 इसका मतलब कौन सा हुआ, ये वाला, इसका मतलब F सही हो गया, मोड इज F, क्योंकि F की ही फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो मोड यहाँ पे F हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज राइट, थर्ड ऑप्शन इज राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड ऑप्शन, 9 है ना क्वेश्चन नंबर, हाँ 9 का थर्ड ऑप्शन सही हो गया। इसका थर्ड ऑप्शन ओके कर दो, थर्ड ऑप्शन इज राइट, F सही। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं हम, 9 के बाद आओ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला हुआ है, द मीन ऑफ 21 ऑब्जर्वेशंस ऑल डिफरेंट इज 40, ठीक है। मीन ऑफ 21 ऑब्जर्वेशंस बोला हुआ है 40। तो इफ ईच ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन द मीडियन आर इंक्रीज बाय 21, देन मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विल बिकम, ठीक है। तो 21 ऑब्जर्वेशन से तो ऐसे लिखो x1 x2 अप टू x10, तो ये हो गए, ठीक है ना। फिर x11 इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर रहे हैं, फिर x12 x13 कहाँ तक, अप टू x21 तक, ठीक है। इनका जो इन्होंने मीन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 40 दिया, मतलब इन सबका सम कितना है 40, मीन्स सबका सम डिवाइडेड बाई 21 40 है। तो सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 1 to 21 डिवाइडेड बाई 21, दिस इज इक्वल टू 40, सही है, ये दिया हुआ है। अच्छा अब इन्होंने क्या किया, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन द मीडियन, तो मीडियन तो ये वाला होगा मिडिल मोस्ट, तो इसके आगे वाले जितने भी हैं उन सब में कितने का एडिशन हो रहा है,
ईच ऑब्जर्वेशन आर इंक्रीज बाई 21। इसका मतलब ये वाला हुआ अब x12 प्लस 21, सही है। ये हुआ x13 प्लस 21, इस तरह सब इंक्रीज कर गए x21 प्लस 21, सही है। और बाकी सब ऐसी एज इट इज, रेस्ट ऑल आर सेम। ठीक है, तो अब हमें इसका मीन चाहिए, तो न्यू मीन इज इक्वल टू, न्यू मीन क्या होगा वो देखो यहाँ पे। न्यू मीन अपने पास आएगा, देखो ध्यान दो, इन सब का सम मीन्स x1 प्लस x2 अप टू x21, और साथ में ये कितने हैं 10, 10 टाइम्स 21, 10 टाइम्स 21, ये इतना आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई, ऑब्जर्वेशन तो अभी भी 21 ही है, तो ये कितना हुआ 40 इंटू 21 प्लस 21 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 21, तो ये हो गया कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन ओके हो गया। चलो इसका फर्स्ट ऑप्शन ओके हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ओके कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ 11 में, द मीन ऑफ सीरीज x1 x2 अप टू xn इज x बार, देन मीन ऑफ द सीरीज दिस वन विल बी। ठीक है, इसका मीन x बार दिया हुआ है, तो हमें इस सीरीज का मीन चाहिए, तो इसका मीन x बार दिया है, इसका मतलब x1 से लेके कहाँ तक xn तक, होल डिवाइडेड बाई हाउ मच n इज इक्वल टू x बार, x1 प्लस x2 अप टू xn डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू हाउ मच x बार। तो हमें अब इसका मीन चाहिए, न्यू मीन। अब कितना है ये, सिग्मा एक्स आई प्लस 2i, आई इज इक्वल टू 1 टू n होल डिवाइडेड बाई n ऑब्जर्वेशन ही है। तो देखो सिग्मा अंदर ट्रांसफर करोगे तो ये तो बनेगा x1 प्लस x2 अप टू xn, प्लस ये 2 बाहर आएगा, और सिग्मा आई आई इक्वल टू 1 टू n, ये हो जाएगा n प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाई n, करेक्ट, होल डिवाइडेड बाई n। ये आ गया अपने पास यहाँ तक, तो इसकी वैल्यू डाल दो, ये वैल्यू यहाँ से डालते हैं, कितना आएगा n टाइम्स x बार प्लस यहाँ ये 2 कैंसिल हो गया, ये बना n प्लस 1/n। अब क्या कैंसिल होगा, n हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आ गया x बार प्लस n प्लस 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड ऑप्शन ओके करो। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज 63, द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन इज, देखो मोड कितना होता है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, यही होता है ना। अभी इन्होंने क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड दिया हुआ है, मीन एंड मोड, मीन एंड मोड, ठीक है, मीन एंड मोड दिया हुआ है, तो ऐसे लिखो यहाँ पे, अपने को पता है मीन एंड मोड का डिफरेंस, मीन माइनस मोड, इसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 63 दिया हुआ है। देन डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन चाहिए हमें, मीन एंड मीडियन, इसके बीच में डिफरेंस कितना होगा ये अपने को बताना है, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा करो, इसको लेके चलो, मीन और मोड को कोरिलेट करो भाई, मीन और मोड, मीन और मोड, तो ऐसा करो इसमें मीन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मोड माइनस मीन कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा 3 टाइम्स मीडियन माइनस 3 टाइम्स मीन, तो 3 टाइम्स मीडियन माइनस 3 टाइम्स मीन, तो 3 कॉमन ले लो, ये बन जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ मॉडुलस ले लो, ठीक, यहाँ मॉडुलस ले लो, यहाँ भी मॉडुलस ले लो। अब बताओ ये कितना हो गया, मोड माइनस मीन, ये तो यही चीज़ हो गई ना 63, बस उल्टा लिखा हुआ है, मॉड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो 63 लिखा हुआ है, ये 3 टाइम्स, इसको भी हम मीन माइनस मीडियन लिख सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से ये कैंसिल होके कितना आ गया बोलो, मीन माइनस मीडियन, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 21। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सेकेंड ऑप्शन इज राइट, सेकेंड ऑप्शन इसका ओके कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 बोला हुआ है मीन ऑफ वेरिएट्स, मीन ऑफ वेरिएट्स, ये चाहिए हमें मीन ऑफ वेरिएट्स। तो देखो इसका मीन क्या आएगा, तो 1 2 3, अच्छा ये नंबर्स दिए हुए हैं देखो, तो कितने नंबर से पहले ये देखो n नंबर्स हैं ये, तो इन सब का सम चाहिए हमें, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 सोन अप टू चलते जाओ n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई कितने हैं ये n है। वी वांट दिस वैल्यू, करेक्ट, ठीक है, दिस इज द मीन, मीन ऑफ वेरिएट्स। तो ये वेरिएट्स है, इनका मीन चाहिए हमें। अब देखो क्या करेंगे, इन सब का सम कर देंगे हम लोग। कैसे, अलग से निकालते हैं इसका सम, तो इसको हम अलग से कैलकुलेट करते हैं। देखो कितना आएगा, s इज इक्वल टू, इसको s ले लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, चलते जाओ अप टू n प्लस 1 n प्लस 2। इसको हम लोग लिखेंगे किस तरह से, सिग्मा फॉर्म में लिखो। ये लिखा हुआ है r प्लस 1 r प्लस 2, r की वैल्यू है 1 से लेके n तक, ठीक। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, ये जो इंटू 1 करेंगे, इस 1 को हम लिखेंगे कैसे, r प्लस 2 के अगले वाला होगा r प्लस 3, और इससे पहले वाला, r से पहले वाला r माइनस 1। इसको डिफरेंस फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन डिफरेंस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो डिवाइड बाई 4 कर देते हैं, ठीक है। 1/4 अभी बाहर ले आओ, तो 1/4 तो बाहर आ जाएगा, बाकी बचेगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, और ये बनेगा हमारे पास कितना, अब देखो ये कितना बन रहा है, मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3 माइनस यहाँ कितना आएगा, r माइनस 1 r प्लस 1 r प्लस 2, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू 1/4। अब r की वैल्यू इसमें 1 2 3 डालना शुरू कर दो। 1 डालोगे तो ये आएगा पहला वाला 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस ये 0 आएगा, फिर 2 डालोगे तो यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस यहाँ आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। एक और लिखो जरा, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 आएगा ये अगला वाला, और ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। सो लास्ट वाला लिखो, अब सीधे डायरेक्ट लास्ट वाला लिख दो जरा। जब n डालोगे तो ये आएगा n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 माइनस यहाँ आएगा n माइनस 1 n प्लस 1 n प्लस 2। अब देखो कौन कौन से इसमें कैंसिल हो रहे हैं, तो ये हमारे पास कैंसिल होना शुरू होगा, ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, ये अपने प्रीवियस से जाएगा, तो सिर्फ बचेगा ये। तो ये आ गया हमारे पास n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, करेक्ट। तो बताओ ये कितना आ गया भाई, दिस इज इक्वल टू, इसमें से n डिवाइड कर दो, और 4 डिवीजन में है ही, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फाइनल आंसर लिख देते हैं ब्लैक कलर से, ये n कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, तो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, ये आंसर हो गया। कौन सा मैच कर रहा है, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 बाई 4, थर्ड ऑप्शन इज मैचिंग। तो क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड ऑप्शन सही कर दो, ये ऑप्शन सही हो गया। चलो 13 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया हुआ है। 14 हमारे पास फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज नंबर्स। कितने नंबर्स हैं ये, 0 1 2 3 up to 2 n प्लस 1 टर्म्स है, ठीक है ना। तो अरिथमेटिक मीन मतलब x बार कितना हो जाएगा, इन सब का सम प्लस 2n प्लस 1 c1, कहाँ तक, 2n प्लस 1 cn डिवाइडेड बाई हाउ मच, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 है। चलो इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। इसको जब हम अलग से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो इसको हम अलग से कैलकुलेट करना है, 2 इसको t ले लेते हैं, ठीक है, तो t डिवाइडेड बाई n प्लस 1 बन जाएगा। अब ये हम अलग से कैलकुलेट करते हैं, देखो t की वैल्यू, ये पूरा हमने t एज्यूम कर लिया, ठीक है।
तो देखो अपने को ये पता है 2n+1c0 प्लस 2n+1c1, चलते जाओ 2n+1cn, और इससे अगले वाला आएगा 2n+1c n+1 से लेके कहाँ तक चले जाएं 2n+1c 2n+1 तक। दिस वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 2 पावर 2n+1, करेक्ट। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो अपने पास वैल्यू आ रही है ये तो है t, सही है। तो इसको तो t लिख दो, और इसमें हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो ये बन जाएगा 2n+1cn बनेगा। इससे अगले वाला बनेगा 2n+1, इसमें n+2 था, तो 2n+1 माइनस n-2, तो 2n(n-1) बन जाएगा। चलते जाओ कहाँ तक गया ये। अब इसमें जब प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये बनेगा 2n+1c0। ये ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है कितना, दिस इज आल्सो t, रिवर्स सीरीज देख लो, ये भी t है और ये भी t है, दोनों का सम है 2 पावर 2n+1 2t है, ये तो t आ जाएगा 2 पावर 2n, सही है। t आ गया 2 पावर 2n, चलो t यहाँ डाल दो 2 पावर 2n डिवाइडेड बाई n+1। कौन सा ऑप्शन हुआ ये, सेकेंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड ऑप्शन ओके कर दो, ठीक। 14 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला हुआ है, देखो कह रहे हैं अ वेरिएबल टेक्स द वैल्यू 0 1 2 3 अप टू n विद फ्रीक्वेंसीज प्रोपोर्शनल टू द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स दीज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो x बार निकालना है। चलो देखो कितना आएगा, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन करते जाना है, 0 इंटू एन सी 0 प्लस 1 इंटू एन सी 1 प्लस, ऐसे चलते जाए 2 इंटू एन सी 2, चलते जाओ अप टू n इंटू एन सी एन। देखा जाए तो पहला वाला तो जीरो ही है, बाकी को हम सिग्मा फॉर्म में लिख देंगे। उससे पहले डिवीजन में क्या करना है, होल डिवाइडेड बाई, बताओ होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+1 है। चलो इसको हम अलग से निकालते हैं, इसमें ये तो जीरो ही है, बाकी बस इस वाले पार्ट को निकाल लो। ये कितना है, nc1 प्लस 2 टाइम्स nc2 प्लस सो ऑन अप टू n टाइम्स ncn, दैट कैन बी रिटन एज व्हाट, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r इंटू ncr। नाउ फर्दर दिस इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, इसको हम लिख सकते हैं r इंटू एन बाई आर इंटू एन माइनस 1c r माइनस 1, क्योंकि अपने पास प्रॉपर्टी होती है एन सी आर इज इक्वल टू एन बाई आर इंटू एन माइनस 1c r माइनस 1। तो ये कैंसिल हो गया, n बाहर आ जाएगा, बाकी 1 2 3 डालोगे तो ये आ जाएगा n-1c0 n-1c1, कहाँ तक आएगा ये आएगा n-1c n-1, जो कि 2 पावर n-1 हो जाएगा। 2 पावर n-1 हो गया ये, ठीक है। तो बताओ फिर आंसर क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू 2 पावर n इंटू 2 पावर n-1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है। गड़बड़ हो गया भाई, इसमें नीचे जो हमने लिखा हुआ था वो गलत लिख दिया है। नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा इन सब का सम, nc0 प्लस nc1 अप टू ncn, मतलब ये नीचे जो था सही कर लो इसको, 2 पावर n था नीचे, सही है। नीचे फ्रिक्वेंसीज का सम आएगा ना, nc0 प्लस nc1 अप टू ncn 2 पावर n, तो ठीक है ये अपने पास आ गया। फिर कर लो कंप्लीट, नीचे कितना आ गया फिर बोलो, नीचे हो गया, ऊपर तो आ गया अपने पास n इंटू ये हो गया, और नीचे आ गया डिवीजन में 2 पावर n, तो ये वैल्यू आ गई n/2। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, n/2, इस तरह सेकेंड ऑप्शन सही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। चलो क्वेश्चन नंबर 16 तो ऐसे ही हो जाएगा, ओरल क्वेश्चन है ये तो। मीन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, बिल्कुल सही बात है, मीन को ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि मीन जो है वो ओवरऑल का रिप्रेजेंटेटिव होता है, सबका समेशन बाय नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि किससे मैच कर जाए, उसी के डेटा से मैच कर जाए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे भाई। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए वो वाला जो फ्रीक्वेंसी, वो वाला ऑब्जर्वेशन है वो आना भी तो चाहिए। हो सकता है मीन निकाले तो मीन हो सकता है एग्जैक्ट डेटा से मैच करे ही नहीं, किसी भी ऑब्जर्वेशन से मैच ही नहीं करे। जैसे मान लो 2 ही ऑब्जर्वेशन ले लिया, 2 और 5, और 2 और 5 का
अगर मीन निकालोगे तो 2 + 5/2 कितना हो गया, 7/2, 3.5, जो कि एग्जैक्ट डेटा से मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल सही है, ठीक ना, लिख दो ट्रू। स्टेटमेंट 2, मीन मे नॉट कोइंसाइड विद एनी वन ऑफ द एक्चुअल वैल्यूज, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट 2, और फर्स्ट को सपोर्ट भी कर रहा है, ये भी सही है। इसका मतलब हुआ कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही हैं, तो पहला ऑप्शन इसका ओके कर दो। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए भाई पढ़ना पड़ेगा अपने को, पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छे से पढ़ लो, देखो इसी के बेसिस पे अपने को, है ना, इसके जो तीनों पार्ट्स हैं, सेकेंड थर्ड तीनों पार्ट्स के आंसर्स देने हैं। चलो देखें, रीड करते हैं इसको प्रॉपरली। टू एनालाइज डेटा यूजिंग मीन, मीडियन एंड मोड, वी नीड टू यूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। द मीन इज यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग फ्यूचर रिजल्ट्स। तो मीन फ्यूचर रिजल्ट्स को प्रोडिक्ट करने के लिए, ठीक है ना, हम लोग यूज करते हैं। वेन देर आर नो एक्सट्रीम वैल्यूज, ये तब जब कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू ना हो, ठीक है ना, वैल्यूज इन द डेटा सेट, ठीक है। द मीडियन में बी मोर यूजफुल देन द मीन वेन देर आर एक्सट्रीम वैल्यूज इन द डेटा। तो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं तो हम लोग मीडियन देंगे भाई, एक्सट्रीम वैल्यूज हैं तो मीडियन पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो द मीडियन में बी मोर यूजफुल देन द मीन वेन देर आर एक्सट्रीम वैल्यूज इन द डेटा सेट एज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज से इफेक्ट नहीं होगा, सही बात है। द मीडियन इज मोस्ट कॉमनली कोटेड फिगर यूज टू मेजर प्रॉपर्टी प्राइसेस। तो मीडियन तब हम लोग जब यूज करते हैं जब प्रॉपर्टी और प्राइसेस एज मीन प्रॉपर्टी प्राइसेस अफेक्टेड बाय फ्यू एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो मीन तो क्या है, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी से अफेक्ट हो जाएगा, जबकि मीडियन उससे अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी प्राइस की बात आएगी तो हम लोग मीडियन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उसी पे भरोसा करेंगे। फिगर यूज टू, द मीडियन इज मोस्ट कॉमनली कोटेड फिगर यूज टू मेजर प्रॉपर्टी प्राइसेस एज मीन प्रॉपर्टी प्राइसेस इज अफेक्टेड बाय अ फ्यू एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज दैट आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जनरल प्रॉपर्टी मार्केट, सही बात है। द मोड इज यूजफुल व्हेन द मोस्ट कॉमन आइटम और characteristic of data set is required. Mode is useful when the most common item or characteristic of a data set is required, ठीक है। The mode has applications in printing. It is important to print more of the most popular books. सही बात है, जो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं उनकी बुक्स ज़्यादा हमें प्रिंट करना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं अब इस पे, क्वेश्चन पे ध्यान फोकस करो। पहला पार्ट देखो इसका, फर्स्ट पार्ट जो है क्या बोला हुआ है, कह रहे हैं कि फॉर द डेटा शोन द वैल्यू ऑफ एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। देखो अब यहाँ बोला है नंबर ऑफ स्टाफ और सैलरी इन रुपीज। तो देखो ये प्राइसेस वाला चक्कर हो गया इसमें, ठीक है ना। तो हो सकता है जो कंपनी में कुछ स्टाफ ऐसे हों, कुछ ही ऐसे होंगे जो एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी, जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा साइड में होगी, हायर साइड में होगी। तो ये एक तरह से ये वाले पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, ध्यान दो यहाँ पे मीडियन पे। द मीडियन में बी मोर यूजफुल देन द मीन व्हेन देयर आर एक्सट्रीम वैल्यूज इन द डेटा सेट। देखो यहाँ एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, देखो 90,000 95,000 ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, जबकि बाकी वैल्यूज क्या हैं, मोर और लेस सेम है, 15,000 10,000 7,000 12,000, ठीक है ना। तो अभी देखो मीडियन पे हम लोग भरोसा करेंगे इस पे, और भी उसको देखो जस्टिफाई कर रहे हैं। इन द डेटा set as it is not affected by the extreme values. The median is most commonly quoted figure used to measure property prices, and mean property price is affected by few expensive properties that are not representative of the general property market. तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पे हमें मीडियन ही निकालना होगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर स्टाफ की सैलरी ज़्यादा है, ठीक है ना, या एक्सट्रीम वैल्यूज ज़्यादा है, तो वो मार्केट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जैसे ओवरऑल कोई ये बोले भाई, है ना, एवरेज सैलरी क्या है किसी कंपनी में, तो मीडियन से ही हम लोग, है ना, ऑब्जर्व करेंगे। ये नहीं कि कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज को ले लिया तो और उसको हमने दे दिया कि भाई एक्सट्रीम वैल्यूज, है ना। तो
एक्सट्रीम वैल्यूज को हम अच्छा मीन में भी कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि मीन जो है ना एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्टेड हो जाएगी, तो हमें यहाँ मीडियन पे फोकस करना है। तो अब मीडियन निकालना है, तो इनफैक्ट जो नंबर ऑफ स्टॉप ये फ्रिक्वेंसी का काम कर रहा है और ये ऑब्जर्वेशन है सैलरी इन रुपीज़। तो इसको हम लोग इस तरह से करते हैं, देखो हमारे पास सबसे पहले तो ये एक्स लिखते हैं और यहाँ एफ लिखते हैं। तो एक्स जो सैलरीज इन रुपीज़ है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो सबसे कम 7,000, 7,000 के बाद हम बात करेंगे, 7 के बाद कौन सा आएगा, 10,000 आएगा, 10,000 वाला इसके वो भी लिखते जाओ फ्रीक्वेंसी। 7,000 वाले कितने हैं, 4 स्टॉप्स हैं। 10,000 वाले कितने हैं, 2 हैं, ठीक है ना। 10,000 के बाद 12,000 वाला पार्ट आएगा, 12,000। तो 12,000 लोगे तो कितने हैं इसमें, 5 हैं। 12,000 के बाद अब आएगा उससे बाद 15,000, 15,000 ये मोर और लेस सारे सेम है, देखो अभी चल रहे हैं ना, 3 है, सॉरी कितना है, 1 है। अच्छा उसके बाद 90,000 पे आ गए सीधे, देखो 90,000 वाले कितने हैं, 3 स्टॉप्स हैं, और 95,000 वाले हैं 2 स्टॉप्स, ठीक है। तो अब हमें इसका मीडियन ही मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा, सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन निकाल लेते हैं इसका। देखो कैसे निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं, इसमें ये 4 है, ये हो जाएगा 6, 6 5 11, 11 1 12, 12 3 15, 15 to 17 हो गया। तो सिग्मा एन मतलब सबका सम कितना हुआ कि कैपिटल एन हो गया 17। जब 17 है तो मीडियन देखेंगे, तो मीडियन आएगा कौन सा ऑब्जर्वेशन, मीडियन इज इक्वल टू, क्योंकि ऑड है इसलिए 17 + 1/2 है, तो ऑब्जर्वेशन देख लो, बताओ कितना हुआ, 17 1 18 9, 17 1 18/2, 9th ऑब्जर्वेशन देखना है। 9th ऑब्जर्वेशन किस में आएगा, देखो 9th ऑब्जर्वेशन आएगा ये 7 से 11 वाले इसमें आएंगे, इसका मतलब 5 में 12,000 आ गया, 12,000 हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 4th ऑप्शन इज राइट, करेक्ट। चलो अब आ जाओ इसमें सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है, फॉर ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल एज शोन द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, क्या दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये क्या है, नंबर ऑफ मार्क्स। तो यहाँ देखो हमें 2 रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है ना, और एक्सट्रीम वैल्यूज हैं भी नहीं, तो यहाँ हम किस पे फोकस करेंगे, मीन पे, क्योंकि मीन जो है हर एक बच्चे के स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट्स के मार्क्स को है ना ध्यान में रखेगा। तो ये सिर्फ मिडिल मोस्ट पे फोकस नहीं करेगा, ये कौन सा फोकस करेगा, सारे बच्चे जो भी मार्क्स आ रहे हैं सबके मार्क्स का मीन ले लेगा, तो एवरेज ले लेगा। तो मीन पे हमें यहाँ फोकस करना है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लिखेंगे, सेकेंड पार्ट है ना, लिखो यहाँ पे सेकेंड पार्ट का, सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन ओके कर दो, मीन लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ से थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में भी देखो डायरेक्ट ही हम लोग चेक कर लेंगे। थर्ड वाले पार्ट में बस ध्यान से पढ़ना है, उसको अपने आप समझ में आ जाएगा। बेस्ड अपॉन कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ नंबर्स ऑफ डेज इट स्नोज, मतलब कितने दिन है ना स्नोफॉल हो रहा है, रेन्स कितने दिन रेन्स हो रहे, और इट इज सनी कितने दिन है ना सनी है, मतलब सनलाइट टोटल आ रही है इन अ मंथ फॉर 3 मंथ दिसंबर। तो दिसंबर में ऑब्जर्व किया गया, देखो जनवरी में ऑब्जर्व किया गया और फेब में ऑब्जर्वेशन किया गया, ठीक है ना, कि जनवरी में कितने दिन स्नोफॉल हुआ, कितने दिन है ना रेन्स हुई, और कितने दिन है ना ओपन वेदर रहा, मतलब सनी वेदर रहा। तो इसके बेसिस पे इन्होंने ये बोला है, लास्ट ईयर का डेटा था ये, और इससे इन्होंने क्या फोरकास्ट किया है, द वेदर फोरकास्ट पॉइंट्स दैट स्नो इज लाइकली टू बी इन जनवरी। कह रहे हैं स्नो जो है लाइकली टू बी इन जनवरी। इसका मतलब इन्होंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा स्नोफॉल किस मंथ में हो रही है, तो जनवरी में सबसे ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा होगा, ठीक है ना। इसका मतलब इन्होंने किसको ध्यान में रखा है, मोड को ध्यान में रखा है, सही है ना, मोड से इन्होंने ये प्रेडिक्शन किया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सेकेंड ऑप्शन सही है ना, ठीक है। चलो दैट्स ऑल।